everyone, in this particular video हम लोग पढ़ने वाले हैं एससी 210 जिसका नाम है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो लेट्स सी इस एससे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम लोग बुक से रीड करेंगे। एंड यस, वी आर कवरिंग ऑल द एसेज फ्रॉम द आईसीआर मॉड्यूल इटसेल्फ, सो चेक आउट अदर एसेज एज वेल। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एसए 210 है इस बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनल में, लाइक आप पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में काम कर रहे हैं, किसी भी काम को एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम जो सामने वाली पार्टी है उसके साथ हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनको हम लोग अग्री करते हैं कि भाई हमारी ये कंडीशन होने वाली है, वो भी बोलेंगे कि हमारी ये कंडीशन होने वाली है। देन अगर हम दोनों लोग उस पर अग्री कर रहे होते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं अपना बिजनेस, राइट। इसी तरीके से जब एज ऑडिटर आप ऑडिट करने जाओगे, तो जब आप ऑडिट करने जाओगे तो जो भी आपके पास क्लाइंट आता है प्रपोजल लेकर कि आप हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो, प्रपोजल को बोलते हैं एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है कि वो कंफर्म करे, उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से बताए, क्लाइंट की कंडीशंस एंड टर्म्स को हम समझे समझे एंड देन डिसाइड करें कि क्या हमें ये पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। और अगर हम ऑलरेडी उनके साथ हमारा कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है तो उस बिजनेस को हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं, ये चीज को डिसाइड करना, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं ऐसे 210 में। ठीक है, दिस वाज द बैकग्राउंड। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम द मॉड्यूल। तो ऐसे 210 डील करता है, किससे डील करता है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि जब आप कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने वाले हो तो आप उसमें क्या करो, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको अग्री कर लो मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यू के साथ। मतलब कि जो सामने कंपनी के लोग आए हैं, कंपनी की मैनेजमेंट हो सकती है, और टीसीडब्ल्यू मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब बाकी के लोग मैनेजमेंट के अलावा जिनके पास कंपनी के अंदर पावर है, सभी लोगों के साथ हम लोगों को अग्री करना है कि भाई देखो ये कंडीशंस होंगी और हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, ये सब करना, ये अग्री करना टर्म्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऐसे 210 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि हमें टर्म्स को अग्री करना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस्टेब्लिशिंग कि कुछ प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट जो है वो प्रेजेंट है। मतलब हमें चेक करना है कि ऑडिट की ना कुछ प्री कंडीशंस होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, टीसीडब्ल्यू की होती है। मतलब जब भी हम किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट की है, उसके लोगों की है। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हम कंफर्म कर लेंगे कि क्या वो लोग उन प्री कंडीशंस को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जानते हैं, क्या वो चीजें प्रेजेंट है, क्या वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे कि नहीं। इसको बोलते हैं प्री कंडीशंस स्टैब्लिश, मतलब स्टैब्लिश करना कि प्री कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं। और प्री कंडीशन किसकी जिम्मेदारी होती है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैनेजमेंट, और अगर टीसीडब्ल्यूजी है कंपनी में तो उनकी। तो मतलब मोटा मोटा बोले तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखा हमने, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको टर्म्स को मैनेजमेंट के साथ और टीसीडब्ल्यू के साथ अग्री करना होता है एंड मेक श्योर करना होता है कि जो प्री कंडीशन है फॉर एन ऑडिट वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी आप लाइक एज ए ऑडिटर, जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट को आप तभी एक्सेप्ट करोगे, मतलब कोई नई एंगेजमेंट है, कोई नई कंपनी आई है ऑडिट करवाने, तो उसको हम सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ऑलरेडी उसके साथ हम डील कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को हम तभी कंटिन्यू करेंगे अगर ये दो चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहली बात, जो प्री कंडीशंस होती है ऑडिट की वो प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ जो क्लाइंट है और ऑडिटर है, हम दोनों लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं अच्छी खासी, तो ही अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, प्री कंडीशंस प्रेजेंट है एंड हमारे साथ हमारे बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हम उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, ऐसे 210 किसके बारे में बात करता है, कि हमारी प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं, ये एस्टैब्लिश करना एंड कंफर्म करना कि ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अब और डीपली समझते हैं कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं। जैसे कि हमने बोला कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कंडीशंस इन्हें हम बोल सकते हैं
जो कि हम एज ऑडिटर मान के चलते हैं कि ये तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसने किया ही होगा, है ना? तो वो क्या चीज होती है जो कि हम मान के चलते हैं। तो देखो, जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमारी एज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, है ना? कि उसमें कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, चाहे फ्रॉड की वजह से हो या एरर की वजह से हो। बट जिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम चेक करने वाले हैं, जिनका हम ऑडिट करने वाले हैं, उनको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपनी की, कंपनी के मैनेजमेंट की, कंपनी के दो चार्जेड गवर्नेंस वाले लोगों की। तो सबसे पहले जो प्री कंडीशन है वो तो यही हो गई ना कि हम ये मान के चलेंगे कि भाई तुमने जब अपनी वो हमारे पास आए कि हमारा ऑडिट करो, तो हम एज ऑडिट सबसे पहले ये अज्यूम करके चलेंगे वो जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। मतलब कि जो भी उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब कुछ उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनको फॉलो करके उन्होंने अपनी बुक्स बनाई है। अब वो हमारे पास आए तो अब हम इनको चेक करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली प्री कंडीशन होती है कि मैनेजमेंट ने एक्सेप्टेबल एफआरएस यूज किया है। एफआरएस मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी उस कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है वो उन्होंने ठीक ठीक यूज करके अपनी बुक्स को प्रिपेयर किया है, ठीक है? तो प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट मतलब कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसने एक्सेप्टेबल एफआरएस फॉलो किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, एंड अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्रेमिस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड। और बाकी भी अगर हम कोई ऐसी assumption लेके चल रहे हैं, हम एज ऑडिटर हम कुछ चीज अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुमने इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे खासे लगाए होंगे अपनी कंपनी में, एज अ मैनेजमेंट आपने ट्राई किया होगा अच्छे से बुक्स बनाने का, ये सारी जो भी कंडीशन है उसके साथ जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो अग्री करती है कि नहीं, ये होता है प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, ठीक है? अब आता है हमारा, हमने ये देख लिया कि प्री कंडीशंस होता क्या है, तो हमें देखना है कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं। वो ऑडिट कैसे पता करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, प्री कंडीशन क्या होती है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने एप्लीकेबल एफआरएफ, एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज करके बुक्स बनाई है कि नहीं। और अगर हमें इस चीज को चेक करना है तो हम क्या करेंगे? हम देख लेंगे उनकी बुक्स को कि उन्होंने एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज करके अपनी बुक्स प्रिपेयर की हैं कि नहीं। सो हम डिटरमाइन करेंगे वेदर द एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंपनी ने यूज किया है अपनी बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए वो एक्सेप्टेबल है भी या फिर नहीं। देन हम क्या करेंगे? हम मैनेजमेंट से लिख के ले लेंगे, उनसे एक अग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेंगे कि वो एक्नॉलेज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्री कंडीशन क्या होता है कि तुम्हारी ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? तो हम मैनेजमेंट से लिख के ले लेंगे कि तुम वो जो जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको वो एक्नॉलेज करते हैं एंड उसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज का हम एक एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? तो बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले तो जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर की नहीं होती। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको चेक करना, बट उनको प्रिपेयर करना वो भी एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है, अंडरस्टैंड करती है, इस चीज का हमें उनसे एक रिटन अग्रीमेंट ले लेना है। तो पहला तो ये हो गया मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अब कंपनी उनकी है उसमें फ्रॉड ना हो, ये मेक श्योर करना भी सबसे पहली जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की है। तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाना कि जो भी बुक्स प्रिपेयर हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो, वो फ्री हो फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, उनको बाद में चेक करना हमारी जिम्मेदारी है, बट एट द फर्स्ट पॉइंट मेक श्योर करना कि कोई कंपनी में फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई एरर्स तो नहीं हो रहे फालतू के। इसके लिए सही सही इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, जैसे कि सीसीटीवी कैमरास लगाना, अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों को रखना, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की मैनेजमेंट की। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले एप्लीकेबल एफआरएफ यूज करके बुक्स को बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, एंड साथ ही साथ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स लगाना कि जो भी बुक्स बने उनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। जितने एक्सटेंड तक रोक सकते हो उतने एक्सटेंड तक रोक सके हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे हो कंपनी के। इसकी जिम्मेदारी ये भी मैनेजमेंट की है। इसके बारे में भी हम उनसे रिटर्न में हम उनसे अग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेंगे। और लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मैनेजमेंट की, जो मतलब उनका ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब बोलने से पहले कि हाँ ठीक है हम आपको ऑडिट करेंगे, इससे पहले हम उनसे लिख के ले लेंगे कि वो जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ऑडिटर, जो भी बंदा ऑडिट कर रहा है उनकी कंपनी का, उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे
जो भी रेलेवेंट है उन लाइक हम बुक्स को चेक कर रहे हैं, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो ऑडिटर को प्रोवाइड करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। ये चीज हम उनसे पहले ही लेके ले लेंगे, पहले ही उनसे इस चीज का अग्रीमेंट ले लेंगे, ताकि बाद में जाके वो लोग ऐसा ना हो कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे या मना कर दे रहे हैं, तो ऐसा कोई भी चीज बाद में ना हो। इसलिए हम उनसे इस बारे में कि आप हमें सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करोगी, ये चीज ऑब्टेन कर लेंगे। और ना कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, अगर हमें बाद में जाके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए हमने अभी अग्री नहीं किया है, अभी कुछ ऐसे लिखा नहीं है, बट अगर बाद में हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े तो वो भी कंपनी की मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करे। इस बारे में भी हमें उनसे अग्रीमेंट कर लेना है कि हमें बाद में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आपको वो हमें देनी पड़ेगी। अगर आप हाँ बोलोगे, अगर आप अग्री करोगे, तो ही हम आपका जो कंपनी है उसका ऑडिट करेंगे, अदरवाइज हम ऑडिट नहीं करने वाले हैं। और ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन, बल्कि अगर आपकी पूरी कंपनी के अंदर हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि मेरे ऑडिट में यूजफुल हो सकती है, तो आपको मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करनी है टू पर्सन्स विद इन द एक्टिविटी, जिनसे कि मुझे लगता है कि मुझे ऑडिट एविडेंस चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखना कि जो बुक्स हैं वो एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी है ना। एंड देन अच्छे खासे कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स लगाना ताकि मिसस्टेटमेंट्स रिड्यूस हो सके टू सम एक्सटेंट, एंड ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन प्रोवाइड करना, ये होती है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसके बारे में हम लोग उनसे अग्रीमेंट ऑब्टेन करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है, ताकि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अब बात आती है कि हम उनसे अग्रीमेंट ऑब्टेन करेंगे, ये हमने देखा, बट अग्रीमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, तो वो चीज़ देखते हैं। तो देखो, पहली बात तो जो ऑडिट है, वो 2 पार्टीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व होती है। एक होता है हमारा ऑडिटर और एक होता है हमारा क्लाइंट। सो ऑडिट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब सामने वाली कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। दोनों ही पार्टीज़ के लिए, ना कि सिर्फ ऑडिटर के लिए, बल्कि सामने वाली पार्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो टर्म्स हैं ऑडिट की, जो नेचर है कि किस टाइप क्या ऑडिट करने वाले हैं, किस तरह क्या-क्या चीज़ें चेक होने वाली हैं, स्कोप क्या होने वाला है वर्क का, इन सब चीज़ों को पहले से ही एग्री कर लिया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों ही पार्टीज़ के लिए, ताकि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लाइक हमने बोला एज़ ऑडिटर कि हम ये चीज़ें करेंगे, और हमने बट कोई रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाया, और बाद में वो हमसे बोल रहे हैं कि तुम ये भी बना के दो, ये रिपोर्ट बना के दो, हमारी बुक्स ही बना दो। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको जो-जो वर्क करवाना है वो पहले से लिख लेंगे, ताकि बाद में हम जाके उनको मना ना करें कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर एक रिटन एग्रीमेंट रहेगा तो चीज़ें काफ़ी स्मूथली हो जाएँगी एंड पूरा ऑडिट का प्रोसेस बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने एग्री करी हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है वगैरह-वगैरह, उन सब चीज़ों को जो ऑडिटर है, वो एक लेटर बनाता है जिसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, और ऑडिटर उस लेटर को जो है क्लाइंट को देता है, जब हम ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस समय। उसपे साइन-वाइन करते हैं दोनों पार्टीज़, चीज़ें एग्री होती हैं, फिर जाके हम किसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? तो मेन बात आती है कि ये जो हमारा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हम ऑडिटर बनने वाले हैं एंड हमें ही ये एंगेजमेंट लेटर बनाना होगा। तो जभी भी आप कोई एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने वाले हो, तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या-क्या लिखना है, चलो वो देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। तो हमें लिखना है कि जो हम ऑडिट करने वाले हैं, जो हमारी कंपनी आई है सामने, उनका जो हम ऑडिट करने वाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, उसका स्कोप क्या होने वाला है, क्यों ऑडिट कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें चेक करेंगे, क्या-क्या बुक्स चेक करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग पहले ही एंगेजमेंट लेटर में लिख के रख देंगे। साथ ही साथ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है एज़ अ ऑडिटर, और हम कंपनी के मैनेजमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करी। वो सभी चीज़ें हमें लिख के चलनी है हमारे एंगेजमेंट लेटर के अंदर। साथ ही साथ जो कंपनी है जिसको ऑडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन-सा एफआरएफ लगता है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, क्या लीगल फ्रेमवर्क उसको फॉलो करना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हमारे जो एंगेजमेंट लेटर होता है उसमें हम यहाँ पर लिख के चलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ऑडिटर हैं, तो हम उनको पहले से बता देंगे कि जब हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, तो जो हम आपको रिपोर्ट बनाएँगे, उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म, मतलब उसका फॉर्मेट ऐसा-ऐसा होने वाला है, रिपोर्ट का कंटेंट ऐसा-ऐसा होने वाला है। और ना कि सिर्फ इतना, साथ ही साथ हमें एक स्टेटमेंट भी देनी होगी कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो
रिपोर्ट है उसका फॉर्मेट, उसका कंटेंट डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन जो हमने आपको दिया है उससे थोड़ा-सा अलग हो सकता है, कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मतलब कि ये जो फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं, ये रिजिड नहीं है, इट कैन डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। अगर लॉ और रेगुलेशंस जो हैं, वो डिटेल में खुद ही उन लोगों ने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट प्रिस्क्राइब कर रखी है, मतलब लॉ में ही लिखा है, तो फिर हमें वापस से वो सब चीज़ें अपने रिटर्न एग्रीमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ये फैक्ट लिख देंगे अपनी एंगेजमेंट लेटर में कि जो लॉ है, रेगुलेशन है, ये अप्लाई होता है, तो फिर वहाँ से आप देख सकते हो अपनी जो भी टर्म्स होने वाली है एंड ये लिख देंगे कि जो मैनेजमेंट है, वो अपनी एंड जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको एक्नॉलेज करती है एंड अंडरस्टैंड करती है। ये था हमारा छोटा-सा एस्से 210